दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। आखिरकार अन्ना हजारे सामने आ ही गए, और आते भी क्यों ना, क्योंकि उनके प्रिय शिष्य अरविंद केजरीवाल को मोदी की ईडी ने रात में गिरफ्तार करने का काम किया। अब आप समझेंगे कि गिरफ्तार क्यों किया। वो तो ईमानदारी की बात करते थे। अन्ना हजारे आंदोलन में अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल सूखे से थे, ढीली ढाली शर्ट के साथ, पतलून ऊंची के साथ, और ये लगता था कि ये बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, और सत्ता को बदलने की जो ताकत इस व्यक्ति में है, जो जज्बा और जोश इस व्यक्ति में है, और जो सपना लेकर के आए हैं, वो पूरा करने का काम करेंगे। सबको लगा था कि ये लोकपाल लाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब नीति को बनाने को लेकर उसी आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल को चुनावों के बीच में अरेस्ट करने का काम क्यों किया गया, जबकि मोदी सरकार और खुद मोदी जी ये नारा दे चुके हैं कि अब की बार 400 पार। हम ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 543 के 543 बीजेपी जीतने वाली है। उसका कारण ये है कि एक और तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के जितने भी खाते थे उनको फ्रीज करने का काम कर दिया। इसके साथ साथ एक इतिहास रचने का काम भी इस मोदी सरकार ने किया है कि चाहे वो सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए उनको गिरफ्तार करने का काम किया गया हो, मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम किया गया हो, एक मैसेज स्पष्ट तौर पर देने की कोशिश की गई है कि केवल विपक्ष के लोग ही भ्रष्ट हैं, केवल जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोगों के हित में काम नहीं कर रहे, लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। और जब लोगों के हित में नहीं सोच रहे, देश के हित में नहीं सोच रहे, तो ईडी एक्टिव हो जाती है, उनको दिशा निर्देश मिल जाता है, उनको पता मिल जाता है उन नेताओं के घरों का जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। हम कतई भी शराब नीति में हुए घोटाले के पक्ष में नहीं हैं। हम एक लेश मात्र भी इस पक्ष में नहीं है कि आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने का काम किया जाए। लेकिन हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और आपसे भी सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या केवल इस देश के अंदर विपक्षी पार्टियां, विपक्ष के नेता या विपक्ष की सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी के नेताओं के नाम भ्रष्टाचार में आने के बाद भी ईडी को उनका रास्ता क्यों मालूम नहीं पड़ता? और जिन लोगों के खिलाफ ईडी की रेड पहले से पड़ी और जिनके ऊपर केस पहले से चले हुए हैं, उनके केसेस को बंद करने का, या मोदी जी लोकतंत्र की बात करते हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को जीते हैं और हमारी रगों में लोकतंत्र दौड़ रहा है। अगर लोकतंत्र दौड़ रहा है और आप इतने कॉन्फिडेंट है कि इस बार 400 पार आप जीतने वाले हैं,
तब फिर विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए पुरजोर कोशिश और जितने भी हथकंडे आप अपना सकते हैं वो क्यों अपना रहे हैं? जब विपक्षी पार्टियों के हक में कोई फैसला नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, तब फिर आपको किस चीज का भय है? इससे साफ जाहिर है कि देश का शासक डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है कि जो उसने कहा है कि अब की बार 400 पार तो छोड़ दीजिए, कहीं मेजॉरिटी के नज़दीक अगर नहीं आए तब फिर उनका क्या होगा। क्योंकि अगर मेजॉरिटी नहीं आती है तो निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उसके बाद चाहे गडकरी प्रधानमंत्री बने या बीजेपी का कोई अन्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप विपक्षी नेताओं को टारगेट करके उन्हें चुनाव समर से दूर करने के जितने भी पैंतरे अपनाए जा सकते हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और सुप्रीम कोर्ट ये कहते थे कि इनके जो मनीष सिसोदिया हैं उनका केस स्टैंड नहीं कर पाएगा कोर्ट में, बावजूद इसके उनकी जमानत तक आज तक नहीं हुई है। हम आम आदमी पार्टी के हम ना कार्यकर्ता है और ना ही हमारा आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से कोई लेना देना है, लेकिन हम सवाल खड़े इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से एक प्रकार से इमरजेंसी का माहौल पैदा कर दिया गया है वो हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आपके बहुत से अधिकार समाप्त हो जाएंगे, और अगर आपके अधिकार समाप्त हो गए तो आप बोल नहीं पाएंगे। ये लिख करके रख लीजिए। अगर केजरीवाल ने अपराध किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हम मांग करते हैं, नवनिर्माण पार्टी मांग करती है, और हम केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहते हैं, जैसा अन्ना हजारे जी ने भी ये कहा कि ये तो शराब नीति के खिलाफ थे। हमारा जो आंदोलन था वो शराब नीति के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था। फिर शराब नीति बनाने की क्या आवश्यकता थी? अगर ये आज शराब नीति ना बनाते तो आज ये अरेस्ट नहीं होते, इनकी दुर्गति नहीं होती। ये इस प्रकार अपने आप को जो बचाने में जुटे हुए हैं, जो बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेचारगी इनकी कतई भी इनके मुख और इनके दिलो दिमाग पर नहीं छाई होती। एक नई व्यवस्था कायम करने के लिए आप आए थे, लोगों को सपना बेचने के लिए आए थे, आप उनको एक उम्मीद देने के लिए आए थे कि हम एक ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जो बिल्कुल पारदर्शी होगी, जहां भ्रष्टाचार का लेश मात्र भी नाम नहीं होगा, जहां शराब नीति नहीं होगी। शराब नीति का मतलब ये है कि शराब को प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो शराब को एक कारोबार के तौर पर लिया, और उस कारोबार के तौर पर लेने से कितना भ्रष्टाचार हुआ ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेंगी और कोर्ट फैसला करेगा कि ये सही हैं या गलत हैं। लेकिन इनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आप तो व्यवस्था ठीक करने के लिए आए थे। कांग्रेस को भ्रष्टाचारी पार्टी कहने वाले अरविंद केजरीवाल भी ये बताएं, जो वो अपने पास भ्रष्टाचार की फाइलें लिए बैठे थे वो फाइल कहाँ गई? और जिस कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने की बात करते थे, जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहने की बात करते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था, कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था, आज कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें अपनी नीतियों पर भरोसा नहीं? एजेंडा है जो उनकी सोच है, जो लोगों के दिलो दिमाग में एक अलग से उन्होंने पैठ बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। क्या उनको नहीं लगता कि पूरे देश में अगर वो अपने विजन के साथ जाएंगे तो लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे? क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठ गए? और कांग्रेस की गोदी में अगर बैठ गए तो देश की जनता को यह बताया जाना चाहिए कि हम जो उस टाइम आरोप लगा रहे थे, हम जो प्रूफ
इकट्ठा करने की आपने पास प्रूफ रखने की बात कर रहे थे, वो सभी झूठ थी। और कांग्रेस बिल्कुल पाक साफ पार्टी है, इसने कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और कांग्रेस में रहने वाले जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हैं। ये बात अरविंद केजरीवाल को कहनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, लिहाजा वो एक दूसरे का सम्मान तो करेंगे ही। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इससे साफ जाहिर है कि 400 पार नहीं, ये 543 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। एक तरफा फैसला, और आप चुनाव समर में आप खड़े भी होंगे तो आप पैसा बर्बाद करने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी मीडिया या पूरी की पूरी व्यवस्था इनके साथ खड़ी हो गई है और तानाशाह, बेपनाह तानाशाह हो गया है। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।